बल्कि मैं आपको इस ट्रिक के और डायग्राम बताऊँगा, इस कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो जाएँगे। और हाँ, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फ्री मॉक टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट और पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, जिससे आप तुरंत अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। जितने भी आपके पास ग्रुप है उनमें शेयर कीजिए, ताकि और बच्चों के पास ये कंटेंट पहुँच पाए। बहुत ही जेन्युइन कंटेंट है और आपको बहुत ही हेल्प करेगा सभी एग्ज़ाम में। देखिए यहाँ पे क्या है, सभी टॉपिक होंगे कवर। इस सीरीज़ में क्या है कि इतिहास से सारे टॉपिक कवर करेंगे, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यानी आप इतिहास एक बार पढ़िए और सारे किसी कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, उससे प्रश्न बनेगा तो आप इसको कर पाएँगे, ठीक है? इस लेवल तक हम लोग इतिहास पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं पहला। हम देखिए यहाँ पे पढ़ चुके थे लोग, यहाँ पे ऋग, वेद, वेद के बारे में पढ़ लिए थे, तो सारी चीज़ें क्लियर कर लिए थे। यहाँ पे हम बात करेंगे अभी महत्वपूर्ण ग्रंथ और उनके लेखक। कुछ बाकी रह गए थे, उनके बारे में यहाँ पे, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे क्या है, हरिवंश जो नागार्जुन और पिंगलाचार्य लिखे हैं। कौटिल्य जो है मतलब उनके जो लेखक है और उनके पुस्तक है। कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र लिखा है। अस्मक जो है अर्थशास्त्र लिखे थे। क्या कहते अभिनव गुप्त कौन लिखे थे? काव्य मीमांसा। रुद्रट कौन लिखे थे? काव्य अलंकार। विशाखादत्त मुद्राक्ष, हास्य और यहाँ पे हुआ सौर प्रदान। इसको हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट कर चुके थे लोग। आगे बात करेंगे हम, यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा आज के जो है वीडियो। देखिए इतिहास, यहाँ पे इतिहास टॉपिक हम लोग का, ये जो सीरीज चल रहा है हम लोग का, ये तीसरा सीरीज है। अभी दूसरा सीरीज नहीं देखे, पहला सीरीज नहीं देखे तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट मिल जाएगा, वहां से जाके देख सकते हैं। और मॉक टेस्ट के लिए आप वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। यहाँ फ्रेंड विदेशी यात्रियों का विवरण, जो कि यहाँ पे विदेशी यात्रियों ने भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी है। यानी कि जो क्या समझिए, ऐसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब विदेश यात्री जो थे लोग वहाँ पे आया था लोग, ठीक है, तो उसने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे ऐसे मतलब अपने पुस्तक लिख दिया, जो चीजें यहाँ पे देखा उस सबको लिख दिए। उसी को विदेशी यात्री का विवरण कहते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे लोग। देखिए आप कह रहे हैं इनमें से कई यात्रियों ने अपने भारत के वर्णन पुस्तक को दिया है। इन बहुत सारे पुस्तक लिखे हैं, जैसे हम देखिए यहाँ पे ये जो यात्री का नाम इधर और इधर है पुस्तक का नाम, ठीक है। बहुत ही अच्छे से समझेंगे इसको और बहुत ही क्लियरली समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है मैगजीनी जो रखा गया है, मैगजीनी जो है उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है इंडिका। मैगजीनी जो है क्या, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ये भी इसके साथ साथ क्या है, जितने भी फैक्ट बनेगा उस सारी चीजों को क्लियर करते चलेंगे, ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। और इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगाएंगे, तो लास्ट में अपन देखिए कि कैसे आप इसको टेस्ट लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं ऑनलाइन गूगल के माध्यम से, ठीक है। बहुत ही शानदार होने वाला सेशन, तो सेशन को लास्ट में देखिएगा। मैगजीनीज यानी इंडिका पुस्तक लिखे थे। उसके बाद से फायान के बारे में बात करते हैं, तो फायान जो है फागो की जो फायान द्वारा लिखा गया था, ठीक है। फागो की जो पुस्तक है फायान द्वारा लिखा गया था। हैंसंगा, ठीक है। हैंसंगा के बारे में बात करते हैं। हैंसंगा भी जो यहाँ पे विदेशी यात्री था, उन्होंने क्या सी यू की बारे में लिखा है, सी यू की के बारे में, ठीक है। सी यू की जो पुस्तक के नाम मतलब उसमें लिखा है भारत के बारे में, ठीक है। बात करते हैं एशियंस, ठीक है। एशियंस जो है यात्रा वृत्तांत लिखा है, क्या लिखा है, यात्रा वृत्तांत। उसके बारे में अगला बात करते हैं अलवर्णी। अलवर्णी जो है वो क्या लिखा है, तो किताब उल हिंद। इस पुस्तक इनके जो लिखा गया जो पुस्तक का नाम क्या है जी, किताब उल हिंद, ठीक है। क्लियर, आप ध्यान से इसको रखते चलिए। टेस्ट में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से बताया जाएगा, ठीक है। अलवर्णी जो है किताब उल हिंद लिखा है। देखिए इसका हम सोच रहे हैं क्या कि इसका जो एक मतलब स्पेशल सीरीज में लाया जाए, 10-15 मिनट का वीडियो लाया जाए, जिसमें सारे जितने भी विदेशी यात्री भारत में आए थे ना, शुरू से लेकर अंत तक, उन सारे चीजों को कवर कर लिया जाए, ठीक है। उनके सारे पुस्तक को, वो कहाँ के रहने वाले थे और किसके दरबार में आए थे, उन सारे चीजों को कवर किया जाए। तो अगर आपको इससे सहमत है तो कमेंट कीजिए कि हाँ वीडियो आना चाहिए, तो फिर हम बताएंगे आपको, ठीक है। फिर वीडियो आपको प्रोवाइड करा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगला, मार्को पोलो। मार्को पोलो जो है, मार्को पोलो यात्रा विवरण लिखा है, क्या लिखा है, यात्रा विवरण लिखा है, जिसको यहाँ पे यात्रियों का सरताज कहा जाता था मार्को पोलो को, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे डोमिंग पायस। डोमिंग पायस जो है सार सार क्या लिखे हैं, तो सार संग्रह लिखे हैं। डोमिंग पायस जो क्या लिखे हैं जी, सार संग्रह लिखे हैं, सार संग्रह, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं इसके बारे में, अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक जो थे यात्रा वृत्तांत लिखे थे, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब्दुल रज्जाक द्वारा लिखा गया पुस्तक यात्रा वृत्तांत। उसके बाद कहते हैं फ्रांसीसी बर्नियर। फ्रांसीसी बर्नियर ने भी यात्रा वृत्तांत लिखे थे, ठीक है। उसके बाद करते हैं आगे, जो है निकोल कोस्टी। निकोल कोस्टी भी यात्रा वृत्तांत। और यहाँ पे टॉमली, टॉलमी जो है ज्योग्राफी लिखे थे, क्या लिखे थे, जियोग्राफी। इनका पुस्तक का जो नाम था क्या था, ज्योग्राफी था। टॉलमी के पुस्तक का नाम ज्योग्राफी था। पलनी, अब बात करते हैं पिलनी जो है, पिलनी इसको पढ़ेंगे पिलनी, यानी पिलनी जो है नेचुरल हिस्टोरिका लिखे हैं। इनका पुस्तक का नाम क्या है जी, नेचुरल हिस्टोरिका, जिसमें भारत के बहुत ही अच्छे से वर्णन किया गया है। तो नेचुरल हिस्टोरिका के बारे में आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं पाषाण युगीन संस्कृति। यानी पाषाण युगीन संस्कृति के बारे में बात करते हैं। अभी हम बताया आपको कि 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे, तो पाषाण युगीन संस्कृति के बारे में बात करते हैं हम। अपने इतिहास पे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
तो देखिए पाषाण युग जो है ना, इसमें क्या है कि इतिहास को हम 3 भागों में बाँटते हैं। कितने भागों में बाँटते हैं? 3 भागों में बाँटते हैं। कौन-कौन? तो प्रागैतिहासिक, आधैतिहासिक और उसके बाद से यहाँ पे अधैतिहासिक और ऐतिहासिक। यानी तीनों काल को हम लोग बहुत ही डिटेल से समझेंगे और इससे सारे जितने भी फैक्ट बनेंगे, सारी चीज़ों को कवर करेंगे। देखिए प्रागैतिहासिक जो होता है ना, प्रागैतिहासिक काल है, यानी जिस काल में कोई लिखित स्रोत नहीं मिले हैं, केवल पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर ही अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग जी? तो उसी को बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल। उसको क्या है? पाषाण काल। पाषाण काल को किस काल में रखा गया है? तो प्रागैतिहासिक काल में यानी प्रथम चरण में रखा गया है। इसमें क्या होता है कि कोई लिखित संविधान, कोई जो है अभिलेख, कोई शिलालेख या कोई भी चीज़ें इसमें मिलबे नहीं किया है। इससे मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई स्रोत ही नहीं मिला है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं जी? केवल पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन मतलब द्वारा ही क्या करते हैं, इसको अध्ययन करते हैं प्रागैतिहासिक काल को। बात करते हैं दूसरा, इसको ज़्यादा हमको डिटेल समझना नहीं है। बात करते हैं आधैतिहासिक काल। तो आधैतिहासिक जो काल है ना, इस काल में लिपि मिली है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है। ऐसा मतलब जैसे कि देखिए क्या होता था, पहले लिपियाँ जो होती थी, उसमें ऐसे चित्रकार हो जाता है, किसी भी जानवर वगैरह का चित्र हुआ करता था। लेकिन उस समय जो मिला था ना आधैतिहासिक काल में, मध्य ऐतिहासिक काल कहा जाएगी ऐसे, उसमें क्या हुआ था कि लिपि जो मिला था ना, उसको पढ़ा ही नहीं गया था। उसको कोई पढ़ा नहीं था। ये किसी के बारे में मतलब बस में था ही नहीं उसको पढ़ना। इसको ध्यान रखिएगा, आधैतिहासिक काल जो उस काल को कहते हैं जिसमें लिपि मिली थी लेकिन पढ़ा नहीं गया। यानी इस काल का इतिहास हमें साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों से मिलता है। आखिर अब देखिए बात क्या होगा, जब इसमें कोई लिपि वगैरह मिल भी नहीं, लिपि मिला है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया, तो कैसे मालूम चलेगा ये कब का है, क्या इसमें लिखा गया था? तो जब इसको अध्ययन करेंगे तब तो मालूम चलेगा ना हम लोगों को कि क्या उसमें लिखा गया था, कब का है, इसके बारे में क्या जानकारी है। लेकिन हम लोग को देखिए इसको भी जानना ज़रूरी है आधुनिक काल को, इसलिए इस काल का इतिहास जो हमें साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों से मिलता है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, कह रहा है क्या? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जो अभी हम लोग वर्तमान ऐतिहासिक काल, कह रहा है इस काल में लिखित अभिलेख मिले हैं। ये लिखित साक्ष्यों पर आधारित है। यानी कहने का मतलब क्या है, कि इस काल में जो अभिलेख मिले हैं, जो यहाँ पे लिपि मिली थी पहले जैसे आधे ऐतिहासिक काल में, उस लिपियों को पढ़ा गया था। इसमें जो लिपि मिले थे उनको पढ़ा गया, यानी इसीलिए इसको क्या बोलते हैं जी? ऐतिहासिक काल बोलते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है, ये लिखित साक्ष्यों पर आधारित है, यानी इसमें जो-जो चीज़ें लिखा गया, अभिलेख मिला है, शिलालेख मिला है, कई-कई सिक्के मिले हैं, मतलब बहुत सारे पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, जिससे क्या हुआ है, तो हम लोग इसको अध्ययन कर पाएँगे। तो ऐतिहासिक काल इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसमें हम लोग जितने भी साक्ष्य मिले थे, सारे को पढ़ चुके हैं लोग, सारे का अध्ययन करके हम लोग बना अच्छे से इतिहास को समझ चुके हैं लोग, ठीक है? प्रथम जो था प्रागैतिहासिक, दूसरा था आधैतिहासिक और तीसरा था यहाँ पे ऐतिहासिक। तो दोनों में कुछ नहीं मिला था, उससे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें ज़्यादा जानकारी है ऐतिहासिक काल में, तो बात करते हैं अब आगे, ठीक है? उसके बाद बारे में बात करेंगे पाषाण काल, ठीक है? पाषाण काल जो है समय विभाजन अवधि। पाषाण काल अभी हमको आपको बताया क्या, पाषाण काल किसका उदाहरण है? तो प्रागैतिहासिक काल के। अब हम पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे कि पाषाण काल आखिर होता क्या था? इससे कैसे प्रश्न बनेंगे और फिर कैसे इसको हम लोग याद कर पाएँगे, ठीक है? तो देखिए, इसको क्या है कि पाषाण काल से तात्पर्य उस काल से है जब मनुष्य और औजार और निर्मित होते थे। यानी औजार और पाषाण निर्मित होते थे। उस समय क्या होता था, पत्थर का औजार हुआ करता था। उस समय कोई जो साक्ष्य नहीं मिला था, उसको मिला भी था तो उसको पढ़ा नहीं गया था, जो सारी चीज़ें, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसको 3 भागों में बाँट के पढ़ते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला होता है पूरा पाषाण काल बोलते हैं। यहाँ पे पेन का कलर थोड़ा एक बार चेंज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। देखिए यहाँ पे क्या था, पूरा पाषाण काल, ठीक है? कब से था? तो 1 लाख ईस्वी यानी 1 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। कब से? 1 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। मध्य पाषाण काल जो था, वो 10,000 ईस्वी पूर्व से 6,000 ईस्वी पूर्व तक था। और फिर यहाँ पे नव पाषाण काल जो था, वो 6,000 ईस्वी पूर्व से यहाँ पे 1,000 ईस्वी पूर्व तक था। इस सब तीनों चीज़ों को बहुत ही ध्यान रखिएगा। यानी पाषाण काल के जो समय अवधि है, पूरे पूछ देता है प्रश्न क्या, कि पूरा पाषाण काल का समय अवधि बताइए। तो 1 लाख वर्ष से 1 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व। और मध्य पाषाण कहेगा तो 10,000 से 4,000 6,000 ईस्वी पूर्व। और नव पाषाण कहेगा तो 6,000 से 1,000 ईस्वी पूर्व। ठीक है? तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे इसके बारे में। अब पूरा पाषाण काल, यानी पूरा पाषाण काल जो था कब से कब तक था जी? तो 1 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व तक था। अब इसमें बात करेंगे हम पूरा पाषाण काल को कैसे अध्ययन करेंगे, इसमें क्या-क्या चीज़ें जो मिले हैं हमको, यानी सारी चीज़ों को डिटेल में चर्चा करेंगे। तो फिर इसको देखिए, पूरा पाषाण काल जो है हम लोग का, पूरा पाषाण काल के लोग निग्रोधी जाति के थे। किस जाति के थे जी? तो निग्रोटो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टी नहीं ट होना चाहिए था, ठीक है? यानी पूरा पाषाण काल के लोग जो थे निग्रिटो जाति के थे। किस जाति के थे? निग्रोटो जाति के। अब बात करते हैं यहाँ पे, जो है मनुष्य शिकारी व संग्रहक करता था। उस समय क्या हुआ था कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य शिकार करता था, हाथियों को मार के और अपने वो कच्चे मांस को खाता था। उसमें संग्रह संग्रह करता था, मतलब क्या है, शिकार करता था और उसको संग्रह करता था, ठीक है? बात करते हैं इस काल में
आग मतलब उसे आग का ज्ञान हो गया। जो आदि मानव हुआ करते थे पहले, जो पूरा पाषाण काल के जो मनुष्य हुआ करता था, उसमें क्या हुआ था कि उस समय आग का ज्ञान हो गया था, लेकिन क्या है कि लेकिन उसे उपयोग में नहीं लिया, यानी उपयोग से परिचित थे, यानी आखिर मतलब आग जो ढूंढ लिया था लोग कि आग क्या है, लेकिन उसे क्या हुआ था कि उसे परिचित नहीं थे, अपरिचित थे लोग। क्या थे जी? तो अपरिचित थे। ठीक है, अपरिचित थे क्यों? क्योंकि क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, अपरिचित थे, उनको मालूम नहीं था कि आग आगे यूज क्या होगा। ठीक है, इस काल में मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था। जो है पूरा पाषाण काल में पूछेगा, क्या प्रश्न बनेगा कि किस काल में मानव को कृषि का ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ये पूरा पाषाण काल में ऑप्शन दे देगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, आगे बात करेंगे कैसे मानव को कृषि के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ, कैसे मानव ने फसल उगाना स्टार्ट किया, कैसे उसने अपना मतलब उसको लगा कि फसल हमें उगाना चाहिए, धरती की आखिर पूजा क्यों की जाती है, ये सारे चीज को डिस्कस करेंगे आगे, तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि आग का ज्ञान था, लेकिन उसका उपयोग नहीं, उपयोग से परिचित थे लोगों लोग। अरे कह रहे हैं इस काल में मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था। बात करते हैं आगे, यानी इसके बारे में कोई साक्ष्य तो मिला होगा जरूर, तो इसमें बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मई कितना, मई 1863, इस सन को याद रखिएगा, कि जो है समय को याद रखिएगा, मई 1863। कब? तो मई 1863 ईस्वी में मद्रास के पल्लवम पल्लवम नामक स्थान से हस्तकुठा, ठीक है, हस्तकुठार प्राप्त किया था। क्या प्राप्त किए थे जी? तो हस्तकुठार, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। क्या प्राप्त हुआ था, कब हुआ था? तो 1863 में किसको प्राप्त हुआ था? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने जो क्या प्राप्त किए थे जी? तो हस्त कुठार नामक प्राप्त मतलब एगो हथियार था, उसको प्राप्त किए थे। ठीक है, कहाँ प्राप्त किए थे? तो मद्रास के पल्लवम में। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे रॉबर्ट ब्रूस फुट को। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुट को जो भारतीय प्रागैतिहासिक काल के पिता कहा जाता है। देखिए, प्रागैतिहासिक काल यानी पूरा पाषाण काल। हम लोग प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांट कर पढ़ रहे हैं? 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और यहाँ पे आधुनिक की पाषाण काल। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि रॉबर्ट ब्रूस जो है ब्रूस फुट को भारतीय प्रागैतिहासिक काल के पिता कहा जाता है, या पाषाण काल के पिता कहा जाता है। ठीक है, पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे पूरा पाषाण काल जो है, पूरा पाषाण को 3 चरणों में बांट के पढ़ा गया है। ये जो पूरा पाषाण काल हम लोग का एक टॉपिक है, जो हम लोग का टॉपिक है, इसे कितने भागों में बांटा गया है जी? 3 भागों में। अब देखिए इसको भी समय अवधि होता है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। कह रहा क्या, पूरा पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, तो यहाँ पे देखिए कह रहे 5 लाख, कहीं दाई सैकड़ा हजार दशरथ लाख, यानी 5 लाख ईस्वी पूर्व से 50,000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, 5 लाख ईस्वी पूर्व से 50,000 ईस्वी पूर्व तक क्या है? पूर्व पाषाण काल है। क्या है जी? पूर्व पाषाण काल है, ध्यान रखिएगा, पूर्व पाषाण काल है। और इसके बाद में बात करेंगे आगे मध्य पूरा पाषाण काल, यानी पूर्व पाषाण काल इतना से था, समय अवधि याद रखिए। मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 से 40,000 ईस्वी पूर्व तक था, यानी 10 साल का ही था ये। ठीक है, यानी मध्य पूरा पाषाण काल जो था 50,000 ईस्वी से 10,000 ईस्वी पूर्व तक था, सॉरी 40,000 ईस्वी पूर्व तक था। कितना? 40,000। बात करते हैं तीसरा पॉइंट, जो तीसरा है हम लोग का, क्या है? उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल जो है 4,000 40,000 से लेके 10,000 तक माना जाता है। कितना से? तो 40,000 से 10,000 तक माना जाता है उच्च पूरा पाषाण काल। आगे बात करते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। हम लोग मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल पढ़ लिए लोग, और अब मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे। इसको बहुत ही बारीकी से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, और बहुत ही फंसाने वाला प्रश्न होता है, तो ध्यान रखिएगा। कह रहा क्या, मेसोलिथिक। ठीक है, मेसोलिथिक जो है, जिसे मध्य पाषाण काल का युग कहा जाता है, मेसोलिथिक को मध्य पाषाण का युग कहा जाता है। प्रथम बार कब? प्रथम बार 1867 ईस्वी में। कब? प्रथम बार 1867 ईस्वी में सीएल, कौन? तो सीएल क्लाइव, सीएल क्लाइव जो है, क्लाइव ने क्या किए थे? हिमाचल क्षेत्र में, विंध्याचल क्षेत्र में माइक्रोथेलिस जैसे उपकरण की खोज की थी। जो है अभी मिक्रोथेलिस, जो उस तरह का उपकरण का जो क्या किया गया था, खोज किया गया था, कहाँ? तो विंध्य मतलब है जो विंध्य क्षेत्र में। कौन किया था? तो सीएल क्लाइव। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा आपसे कि माइक्रोथेलिस, जो माइक्रोलिथिस जो है, माइक्रोलिथिस, ठीक है, माइक्रोलिथिस जो है उसका खोज कौन किया था? तो सीएल क्लाइव ने किया था। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मध्य पाषाण काल में आखिर कौन कौन से औजार मिले हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल में आखिर कौन कौन से औजार मिले हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है औजार के बारे में, तो माइक्रोलिथ, ठीक है, यहाँ पे सुन रहेगा माइक्रोलिथ। अब यहाँ पे करें हड्डियों की सुई, छेनी इत्यादि बहुत सारे यहाँ पे जो क्या मिला था जी, हम लोग को साक्ष्य मिला है। ठीक है, आगे बात करेंगे कृषि की शुरुआत, यानी मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था कि कृषि का शुरुआत हुआ था। प्रश्न पूछेगा कि कृषि का शुरुआत किस काल में माना जाता है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ऐतिहासिक काल। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी आपका? तो मध्य पाषाण काल, बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे, करे क्या, कुत्तों को प्रथम पालतू जानवर बनाया। यानी उस समय क्या कहा था कि जो है मध्य पाषाण काल था,
उसमें क्या हुआ, कुत्तों को पालतू बनाया। क्योंकि कुत्ते को क्यों पालतू बनाया? क्योंकि कुत्ता जो था उन लोगों के सामानों को, उन लोगों की चीज़ों का रक्षा करता था। कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया गया, यानी कुत्ते को सबसे पहले पाला गया। तो ये भी प्रश्न बनता है कि मनुष्य ने, यानी मध्य पाषाण काल में मनुष्य द्वारा किसे सबसे पहले पालतू बनाया गया? तो कुत्ता को बनाया गया था। ठीक है? बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं भारत के मध्य पाषाणकालीन स्थल। भारत के कुछ मध्य पाषाणकालीन स्थल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कौन-कौन से स्थल हैं? तो देखिए यहाँ पे राजस्थान में बेंगोर, ठीक है? राजस्थान में बेंगौर जो है, राजस्थान के जो बगैर हुआ स्थान है, वहाँ पे क्या हुआ? मध्य पाषाणकालीन स्थल मिला है, यानी मध्य पाषाणकालीन के कुछ साक्ष्य मिले हैं। बिहार के पेंसरा, बिहार के पेंसरा जो है, पेंसरा एक जगह है, वहाँ पे क्या मिला है जी? तो वहाँ पे भी मध्यकालीन जो है, मतलब क्या है, चीजें मिली है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं तमिलनाडु के टेरी। तमिलनाडु का क्या हो जाएगा? तमिलनाडु के जो यहाँ पे तमिलनाडु, तमिलनाडु के टेरी जो है क्या? टेरी, ठीक है? तमिलनाडु के टेरी जो है, उस जगह पे भी क्या है, मध्य पाषाण काल के जो है कुछ साक्ष्य मिले हैं हम लोग को। आगे बात करते हैं मध्य पाषाण काल के बाद, अब बात करेंगे नौ पाषाण काल। कौन? तो नौ पाषाण काल, नौ पाषाण के बारे में बात करते हैं। तो नौ पाषाण काल जो है, देखिए यहाँ पे एक बार इसको और बढ़िया से समझिए। नौ पाषाण काल जो हम लोग का है, ठीक है क्या? तो नौ पाषाण काल, और नौ पाषाण काल को हम लोग कितने, एक 10,000 से 6,000 ईस्वी पूर्व तक समझते हैं। इसमें क्या करेंगे, बातों को समझेंगे। नौ पाषाण काल जो है, इसको समझेंगे ध्यान से, एक बार इसको एक्सप्लोर करके, ठीक है? अब देखिए, फिर इस काल में, ठीक है, किस काल में जी? तो नौ पाषाण काल में, इस काल में जो है, ठीक है, इस काल में, नवपाषाण काल में, फिर इस काल में मानव ने कृषि की शुरुआत किया था। यानी क्या हुआ कि कृषि करना स्टार्ट कब किया था? तो मध्य पाषाण काल में। लेकिन अच्छे रूप से जो है, मुख्य रूप से कृषि करना स्टार्ट कर दिया नवपाषाण काल में। यानी मनुष्य ने कृषि की शुरुआत किया, सबसे पहले गेहूं बोया, और पत्थर की कुल्हाड़ी प्रमुख औजार थे। उस समय क्या हुआ कि जो है, पत्थर के कुल्हाड़ी से क्या हुआ, कुल्हाड़ी या तो होना चाहिए, कुल्हाड़ी हो गया है, कुल्हाड़ी होना चाहिए। यानी पत्थर के कुल्हाड़ी से क्या किया, तो जोत खून के क्या किया जी, गेहूं बोया। ठीक है, सबसे पहले तो पूछेगा क्या, नौ पाषाण काल में, यानी अब मनुष्य द्वारा उगाया गया सबसे प्रथम फसल कौन था? तो क्या होगा जी? तो गेहूं होगा, बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा, गेहूं। ठीक है, गेहूं जो अभी भी बोया जाता है, ये सबसे पहले गेहूं ही बोया गया था शुरुआती कृषि में। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या है, पत्थर की कुल्हाड़ी हुआ करता था, सॉरी, कुल्हाड़ी जो है प्रमुख औजार थे उस समय का। कहने का मतलब क्या है कि खेती में क्या क्या करते थे वो लोग? तो गेहूं, जौ, चावल, यानी सारी चीजों को खेती स्टार्ट किए, पहले बोना स्टार्ट किए। अब देखिए, आखिर सोचिए आप ही कि क्या, यानी इंसान को ऐसे कैसे मालूम चलेगा कि यहाँ पे इसको बोया जाता है, गेहूं क्यों ही बोया जाए, इसको मालूम कैसे चला? इसके बारे में आप भी सोचते होंगे, तो आपको भी समझ में आता होगा कि कैसे क्या हुआ था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपको एक थोड़ा थोड़ा मतलब मैप रोड मैप बता दे रहे हैं कि क्या हुआ था कि एक बार क्या हुआ कि कुछ फसल के जो बीजे गिर गए थे, ठीक है, कुछ फसल का बीज जो गिर गए थे, वहां पे क्या हुआ कि उसको देखा लोग, ठीक है, आदि मानव जो थे लोग, वहां पे बीज को देखा लोग कि बीज अंकुरित हो रहा है, अपने आप बीज में से क्या हुआ, पत्ती निकल रही है। तो उससे एक समझ में आया क्या है कि हम धरती के अंदर, यानी मिट्टी के अंदर हम कोई भी चीज को डालेंगे, तो उससे क्या हुआ, उससे यानी उसमें से वृद्धि होगा, उसका उसमें से मतलब क्या होगा, बीज निकलेंगे, पौधे निकलेंगे बीज के माध्यम से। तो क्या किया, किसी किसी चीज का बीज बोने लगा, बीज छींटते छींटते यहाँ पे क्या हुआ, फसल होने लगा। तो इसीलिए क्या किया लोग कि उस समय फसल उत्पादक बन गया। यानी कहने का मतलब क्या है, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो मनुष्य जो है था, प्राचीन आदि मानव जो था, वो किसी से मतलब क्या है, आखेट करने के अलावा, यानी कब से क्या हुआ कि उपजाऊ बन गया, यानी कब से वो फसल को उपजाने लगा, उत्पादक बन गया। ठीक है, तो उत्पादक पूछेगा तो क्या, तो इसे यही फैक्ट है बस इसका, क्या कि उस समय क्या हुआ का, जो गिर गया था बीज, और बीज को अंकुरित देखकर उन्होंने फसल उगाना स्टार्ट कर दिया। और सबसे पहले फसल कौन उगाया था? तो गेहूं उगाया था, गेहूं, जौ और चावल। ठीक है, इसका साक्ष्य बहुत ही अच्छे से मिला है। आगे बात करेंगे किस किस राज्य में इस सभी चीजों का जो है साक्ष्य मिला है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे पालतू जानवर जो था। तो सबसे पहले तो कुत्ता पाला गया था, ध्यान ध्यान रखिएगा आप लोग। या तो उसके बाद बैल, भेड़, बकरी, सारी चीजों को पालन करने लगा लोग। और इस सारी चीजों को रखने के लिए, ठीक है, इस सारी चीजों को चलाने के लिए, यानी एक स्थान पर ले जाने के लिए मनुष्य अस्थायी हो गया। ठीक है, यानी मनुष्य पहले क्या होता था, घूमंतु होता था, पहले ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहता था, इधर से उधर, उधर से उधर क्या करता था, भोजन की तलाश में घूमने घूमते रहता था। लेकिन जब क्या हुआ कि जब जो उसने क्या पशुओं का पालन करना स्टार्ट कर दिया, तो पशुओं को इधर से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कठिनाई होती थी। और क्या हुआ होता था कि फसल चराने में भी, या तो क्या होता है कि उन लोगों को चराने के लिए भी बहुत ही मतलब लिमिटेड रहती थी। तो उस समय क्या हुआ कि लोग जहाँ पे मतलब अच्छी नदी भी थी, नदी थी, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे घास थे, तो वहाँ पे क्या करने लगा लोग, वहाँ पे रहना प्रारंभ कर दिया, और नदियों के किनारे रहना स्टार्ट किए। और उसके बाद से क्या हुआ कि अस्थायी बन गया, मनुष्य अस्थायी बन गया। ठीक है, पशुपालन के बाद ही, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे मिट्टी के बर्तन, यानी इस काल में क्या हुआ कि मिट्टी के बर्तन बनने लगे, चाक का प्रयोग हुआ, यानी बहुत सारे ऐसे उपकरण मिले जिसका उपयोग बहुत ही अच्छे से किया जा सकता था। छेनी मिले,
यहाँ पे क्या हुआ, बसुले मिले, सेल्ट मिले, बहुत सारे ऐसे चीज मिले जिसका उपयोग से हम क्या करने लगा, मानव खेती करने लगा, अपने जो पशुओं का रक्षा करने लगा। ठीक है, बात करते हैं गाँव के निर्माण, यानी उस समय क्या हुआ कि छोटे छोटे गाँव, मतलब जैसे नहीं होता है क्या कि जब मतलब एक यहाँ पे आके मनुष्य कोई घर बनाया, कोई आदि मानव घर बनाया, और उसमें भी फंसा जो अपने पशुओं को चला रहा है, फिर आके दूसरा भी यहाँ पे क्या करेगा, बना देगा, तीसरा भी बना देगा, उस तरह करते करते क्या हुआ, वहाँ पे समूह बन गया, एक घरों का समूह बन गया, और वहीं पे गाँव का जो है निर्माण हो गया, छोटा छोटा गाँव का निर्माण होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसलिए गाँव का निर्माण करना भी नौ पाषाण काल से ही हम लोग सीखे हैं लोग। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे घुमक्कड़ जीवन का त्याग, यानी जब घर बना लेगा तो इंसान तो दूसरे स्थान पे क्यों जाएगा अपना घर छोड़ के, घर में मेहनत लगेगा तो बना लेगा तो फिर दूसरा स्थान पे नहीं जाएगा, इसलिए क्या हुआ, उन लोग का घुमक्कड़ जो जीवन था, एक स्थान से दूसरा स्थान पे भटकना भोजन के लिए, वो क्या हुआ, तो खत्म हो गया। और उस समय क्या होने लगा, तो वहीं पे अपना अस्थायी जो निवासी था, जहाँ पे स्थान उन लोग का निवास हो गया, वहीं पे क्या करने लगा, फसल उगाने लगा लोग और पशुपालन करने लगा लोग, फिर उनका जीवन ऐसे बचते बीतते अभी हम लोग इतना डेवलप हो गया लोग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे प्रमुख पुरातात्विक स्थल। अब देखिए हम लोग का पुरातात्विक स्थल के बारे में पढ़ेंगे कि कौन चीज कहाँ से मिला है, इसके बारे में अभी हम बताया आपको कि आगे पढ़ेंगे लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, इधर दिया हुआ है स्थल और यहाँ पे दिया हुआ है अवशेष, यानी किस स्थल से कौन अवशेष मिला है और वो स्थल कहाँ है, इसके बारे में भी डीपली जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, ताकि हमें भी ऐसे मोटिवेशन मिल सके। और आप कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसे क्लास लग रहा है आपको, कैसे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, कैसे आपको क्या कमी है, सारी चीजों के बारे में आप कमेंट में बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, आप कमेंट जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अब क्या है कि मेहरगढ़, मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में है। कहाँ पे है जी, मेहरगढ़ पाकिस्तान में। वहाँ पे प्रारंभिक कृषि का जो स्रोत मिलता है, वहीं से सबसे पहले क्या है कि कृषि का स्रोत मिलता है, ध्यान रखिएगा, मेहरगढ़ से। कहाँ से, मेहरगढ़ से। बात करते हैं भीम बेटिका, भीम बेटिका जो है, भीम बेटिका जो मध्य प्रदेश में, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में भीम बेटिका में चित्र शैली का मतलब जो है क्या मिलता है, साक्ष्य मिलता है। वहाँ पे भीम बेटिका में जो है, भीम बेटिका में चित्र शैली का साक्ष्य मिलता है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं अहमदगढ़। ठीक है, अहमदगढ़ जो है आदम सॉरी सॉरी आदमगढ़, क्या, अहमदगढ़ नहीं, आदमगढ़। आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। भीमबेटका भी मध्य प्रदेश में, आदमगढ़ भी मध्य प्रदेश में। यानी उसमें क्या हुआ, वहाँ पे उपकरण मिले हैं, बहुत सारे हथियार मिले हैं, जिससे मालूम चलता है क्या कि उस समय जो है पुरातात्विक स्थल ऐसे ये वाला चीजें का प्रयोग होता था। ठीक है, तो आजम जो है आदम सॉरी आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश में उपकरण मिले हैं यहाँ पे। आगे बात करते हैं यहाँ पे क्या कि बेलन घाटी। ठीक है, बेलन घाटी जो है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिए। बेलन घाटी जो है उसमें नौ पाषाण काल के अवशेष मिले हैं, इसी में नौ पाषाण काल के अवशेष मिले हैं, बेलन घाटी में भी मिले हैं। ठीक है, बिल्कुल ये इसको ध्यान रखिए। चलिए चिरांद, चिरांद जो है अपना बिहार में है। ठीक है, चिरांद जो है अपना बिहार में है, जिसमें अस्थि उपकरण, ठीक है, मुद्रा मृदा भांड, मृदा भांड मिला है, अस्थि उपकरण मिला है। कहाँ पे मिला है जी, तो चिरांद है बिहार से, यानी हड्डी। देखिए मृद अस्थि उपकरण मतलब समझ रहे हैं क्या है कि हड्डी का, हड्डी का उपकरण है, हड्डी का औजार हुआ करता था, जैसे रीढ़ का हड्डी हो गया, यानी इंद्र का क्या हुआ था, जो राजनीति ऋषि ऋषि जो थे उनकी हड्डियों से क्या बनाया गया था, इंद्र का वज्र बनाया गया था। यानी उस समय क्या हुआ करता था, ऐसे इंद्र का वज्र बनाया गया था। और देखिए जो अस्थि उपकरण है, यानी कहाँ से मिला है जी, बिहार के चिरांद, चिरांद से मिला है। ठीक है, चिरांद ध्यान रखिएगा। अब आते हैं महगढ़, महगढ़ा जो है उत्तर प्रदेश में है। महगढ़ा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। बेलन घाटी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकते हैं आपसे, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर नौ पाषाण संस्कृति का, यानी नौ पाषाण काल के जो संस्कृति का स्रोत मिलता है, वो कहाँ से मिलता है, तो महगढ़ा से मिलता है। कहाँ से मिलता है जी, महगढ़ा से मिलता है। बात करते हैं बुर्ज होम। ठीक है, यहाँ पे इधर नहीं रहेगा, यहाँ पे यानी बुर्ज होम जो है, ठीक है, बुरजाहों में कुत्ते के साथ, यानी मालिक को सॉरी मालिक के साथ कुत्तों को दफनाने की परंपरा मिलता था। क्या हुआ करता था कि उस समय क्या कि वहां से गर्त मिला है, गर्त आवास मिला है, यानी कबर कब्रिस्तान मिला है। क्या मिला है जी, कब्रिस्तान मिला। कहाँ से, तो बुरजाहों से। वहां पे क्या हुआ करता था कि जो मालिक जो है ना, कुत्ता पालना स्टार्ट किया था लोग, तो जो मालिक होता था, जो कुत्ता उसको पाला था, वो क्या हुआ था, तो अगर मर गया वो मालिक, तो कुत्ते को उसके साथ में दफना दिया जाता था। ठीक है, कबर के अंदर 200 मिलते थे, एक कुत्ता का और एक उसके मालिक का। ठीक है, तो ये कहाँ से मिला जी, तो बुर्ज होम से मिला है। बुर्ज होम कहाँ है जी, तो कश्मीर में है। ठीक है, बुर्ज होम कहाँ है, कश्मीर में है, बिल्कुल ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं गुफ कराल। ठीक है, गुफ कराल, गुफ कराल जो है कश्मीर में है। कहाँ पे है, गुफ कराल कहाँ है जी, कश्मीर में है। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला है, तो झोपड़ी का अवशेष मिला है। वहाँ पे जो हम लोग गाँव अभी बताए थे ना कि अस्थायी निवास होने लगा, मनुष्य एक स्थान पे मतलब गाँव घर बना के रहने लगा, तो वहीं पे झोपड़ी का स्रोत मिला है। कहाँ से, तो गुफ कराल से मिला है, कश्मीर के गुफ कराल से। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं कोल्डी हवा। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में मिला है। देखिए हम क्या है कि वीडियो थोड़ा फास्ट है, थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं, तो इससे आपको थोड़ा इरिटेशन होगा अगर, तो इसको सॉरी। क्या हुआ कि थोड़ा हम लोग फास्ट चलेंगे, बहुत ही सारी चीजें हैं उसको क्लियर करना है हम लोग को। ठीक है, और हम लोग जो सीरीज स्टार्ट किया है बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है,
ये आपको सारे एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे, एसएससी, जीडी या सीएचएल, सीजीएल, यूपीएससी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। देखिए इस जो सीरीज़ का जो एक खास बात है, क्या खास बात है? तो आपको बता दें कि यहाँ पे क्या होगा कि आपको अभी क्लास कराया जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आपको क्लास कराया जाएगा और सारे जो क्लास के ऑब्जेक्टिव भी कराया जाएगा और ऑब्जेक्टिव आपको कहाँ पे करना पड़ेगा? तो गूगल पे जाके करना पड़ेगा। यानी हम क्लास यहाँ पे करा देंगे और फिर आपको बता देंगे कि इस क्लास का जो है गूगल टेस्ट लिंक जो कहाँ मिलेगा आपको। बिल्कुल आपको जाना है वहाँ पे और टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है। टेस्ट दीजिएगा आप अच्छे तरीके से जब टेस्ट दीजिएगा तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा और रिजल्ट कार्ड भी आप डाउनलोड कर पाएँगे, ठीक है? रिजल्ट कार्ड आपको डाउनलोड हो जाएगा, आपका परसेंटेज रहेगा, कितना सही कर पाए हैं। इससे क्या होगा कि आपका जैसे नहीं होता है कि नॉलेज इंस्टेंट चेक हो जाएगा कि आप कितना अभी क्लास में कितना समझ पाए हैं, कितने समझने की ज़रूरत है और पीडीएफ के लिए आप तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ ही जाएँगे, ठीक है? वहाँ पे सारे क्लास के पीडीएफ भी पीछे वाला क्लास भी मिल जाएगा वहाँ पे और आगे आने वाला क्लास का भी पीडीएफ वहीं पे मिलेगा, ठीक है? कोई भी जानकारी मिलेगा तो वहीं पे मिलेगा। बिल्कुल इसको ध्यान रखिए। चलिए अब बात करते हैं, कोल्डिहवा जो है उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से चावल का प्रमाण मिला है। कोल्डिहवा से कहाँ क्या चीज़ का प्रमाण मिला है जी? तो चावल का प्रमाण मिला है, इसको ध्यान रखिए। बात करते हैं हेलूर, हेलूर कहाँ है जी? कर्नाटक में, यहाँ से भी कृषि का प्रमाण मिला है। हेलूर से भी क्या मिला है? तो कृषि का प्रमाण मिला है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिए। हेलूर से कृषि का जो है क्या मिला है? कृषि का प्रमाण मिला है, ठीक है? आगे बात करते हैं यहाँ पे, आगे इसके बारे में बात करेंगे, तो देखिए दैमाबाद, ठीक है? दैमाबाद जो था, यहाँ पे थोड़ा लिख रहे इधर छूट गया कुछ चीज़ें, तो दैमाबाद, ठीक है? दैमाबाद दैमाबाद जो हुआ करता था ना, उसमें क्या हुआ करता था, वहाँ से जो महाराष्ट्र में पड़ता है, कहाँ पड़ता है जी? महाराष्ट्र में पड़ता है, दैमाबाद जो है, महाराष्ट्र में पड़ता है। इसको बिल्कुल ध्यान रखिए, महाराष्ट्र, ठीक है? दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है और यहाँ से क्या साक्ष्य मिला है? तो जारवे, जारवे संस्कृति का पहला जो है स्थल मिला है। सबसे बड़ा स्थल कहाँ से मिला है जी? जारवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कहाँ से मिला है? तो दैमाबाद से मिला है, बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। और आपको इसे बता दे रहा है क्या कि गोवरीला, गोवरिया जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ भारत के सबसे बड़ी ताम्र निधि मिली है। कहाँ से मिली है? तो गोवरिया, गोवरिया, ठीक है? यानी गौरिया, गौरिया से जो कहाँ क्या मिली है जी? तो यहाँ पे मिला है भारत की सबसे बड़ी जो है ताम्र सिद्धांत में निधि मिला है, ताम्र निधि मिला है, ताम को जो है ताम्र निधि मिला है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो 2 चीज़ें छूट गया था, इसको भी आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है? पीडीएफ में आपको ऐड करके मिल जाएगा। फिर देखिए बात करते हैं आगे, तो आप यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं और देखते हैं अगला जो है अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से और आगे इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएँगे हम लोग। तो आगे वीडियो को और अधिक लोगों तक पास शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है? प्रत्येक वीडियो में के बाद आपको भी टेस्ट दिए जाएँगे, जो टेस्ट आप देखिए पीडीएफ के माध्यम से भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं। जो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ के माध्यम से फ्री मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। यहाँ पे देखिए एस जो है फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट, एशियंट हिस्ट्री, इसी करके पीडीएफ जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाकर डायरेक्ट क्लिक कीजिए, आपका टेस्ट ओपन होगा और वहाँ से आप टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? तो हम ये देखिए पहले और दूसरे वीडियो में बताए हैं कि कैसे आप टेस्ट दे पाएँगे, क्या सर्च करना है आपको, तो गूगल पे जाके सर्च करना है, फिर बता दे रहे हैं कि सीजीएल फैक्ट एटेटर, ठीक है? सीजीएल जो चैनल का नाम है सीजीएल फैक्ट एटेटर, ठीक है? यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए नाम दिया हुआ है सीजीएल फैक्ट एटेटर, ठीक है? इस चीज़ों को जाके यहाँ पे आपको गूगल पे केवल सर्च कर देना है, इस लोगो के साथ ओपन होगा, न्यू पेज ओपन होगा और उसी में आपको मिलेगा सारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के बारे में और आप क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका भी 10 के जो है उसका भी क्या मिलेगा आपको वहाँ पे टेस्ट मिलेगा। क्लास 10 का या और स्टैटिक जीके है, उसका भी टेस्ट मिलेगा। यानी वहाँ पे लगभग 200-300 टेस्ट बना के आपको अवेलेबल करा दिया गया है। आप वहाँ से जाके आराम से टेस्ट लगा के पढ़ सकते हैं। लेकिन जो सीरीज़ चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप सीरीज़ को हम लोग चलाएँगे और प्रत्येक जो सीरीज़ के खत्म होने के बाद, प्रत्येक वीडियो का खत्म होने के बाद आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। आप मॉक टेस्ट लगाएँगे और आपको मालूम चलेगा कि आपको कितने समझ में आया और सारी चीज़ें हम भी क्लियर कर पा रहा है कि नहीं। तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कितना स्कोर कर पाए हैं जो उस टेस्ट में, ठीक है? यानी जो मॉक टेस्ट दिया है वीडियो क्लास करने के बाद, तो आप इसमें कितना जो है टेस्ट कर पाए हैं, कितना स्कोर कर पाएँगे उसको कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है? हमको भी अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।